नमस्कार। आज हम जरा दक्षिण एशिया के आर्थिक एकीकरण की स्थिति को देखते हैं। ये वो इलाका है जहां दुनिया की लगभग चौथाई आबादी रहती है, पर ताज्जुब की बात है, आर्थिक रूप से ये सबसे कम जुड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। हमारे पास दक्षिण एशिया का आर्थिक एकीकरण, चुनौतियां और क्षमता लेख के कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है और कितनी संभावनाएं हैं जो हम देख नहीं पा रहे। तो मूल सवाल यही उठता है, पड़ोसी देश आपस में इतना कम व्यापार क्यों करते हैं और वो कौन सी बड़ी रुकावटें हैं रास्ते में। जी, ये सचमुच एक बहुत बहुत ही अहम मुद्दा है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। दक्षिण एशियाई देश आपस में जितना व्यापार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा व्यापार वो दुनिया के बाकी हिस्सों से कर रहे हैं, मतलब यूरोप से, अमेरिका से। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि भौगोलिक रूप से तो ये देश बिल्कुल पास पास है। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए कुछ आंकड़ों से इसे और समझते हैं। बताया गया है कि दक्षिण एशिया का आपसी व्यापार, मतलब जो साफ्टा के तहत होता है, वो इस क्षेत्र के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिर्फ महज 5 से 7% है। बिल्कुल सही। और ये आंकड़ा तब और भी छोटा लगने लगता है जब हम इसकी तुलना दूसरे रीजनल ग्रुप से करते हैं। सोचिए, यूरोपियन यूनियन में ये आपसी व्यापार करीब 45%, आसियान देशों में 22% और उत्तरी अमेरिका में, मतलब नाफ्टा देशों में, लगभग 25% है। बाप रे। तो साफ दिखता है कि दक्षिण एशिया आपसी व्यापार में कितना पीछे रह गया है। हाँ, और ये भी कहा गया है कि सार्क देशों के बीच अभी का व्यापार है लगभग 23 अरब डॉलर, जबकि असल क्षमता वो कम से कम 67 अरब डॉलर की आंकी गई है। जी, और यूएनएसकैप का तो एक अनुमान था कि 2020 तक ये क्षमता 172 अरब डॉलर तक जा सकती थी। 172 अरब? हाँ, इसका मतलब हुआ कि लगभग 86% क्षमता तो मतलब इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, यूं ही पड़ी है। पर कुल जीडीपी बस 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईयू को देखिए, आबादी दुनिया की सिर्फ 5.8% है, लेकिन जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर्स। ये फर्क दिखाता है कि क्षेत्रीय एकीकरण की कमी आर्थिक विकास को कैसे रोक रही है। इसकी एक बड़ी वजह शायद व्यापार की ऊंची लागत है। सुना है कि दक्षिण एशिया के भीतर ही व्यापार करना बहुत महंगा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्रोत में जिक्र है कि एक देश से दूसरे देश सामान भेजने की औसत लागत सामान की कीमत का 114% तक पहुंच जाती है। 114%? मतलब 100 रुपए के सामान पर 114 रुपए का खर्चा? जी हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है। ट्रांसपोर्ट, टैरिफ, कस्टम की प्रक्रियाएं, कागजात, बॉर्डर पर देरी, सब कुछ। ये इसे बहुत महंगा और मुश्किल बना देता है। और कमाल की बात यह है कि ये लागत अमेरिका जैसे दूर देश के साथ व्यापार करने से भी ज्यादा है, वहां 109% है। एक उदाहरण भी था कि भारत के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार करना ब्राजील से व्यापार करने से 20% ज्यादा महंगा है, और ब्राजील तो 22 गुना ज्यादा दूर है। बिल्कुल, ये एकदम सही पॉइंट है। जबकि आप आसियान जैसे क्षेत्रों को देखें तो वहां आपसी व्यापार की लागत सिर्फ 76% के आसपास है। अच्छा। ये कम लागत ही वहां ज्यादा आपसी व्यापार को बढ़ावा देती है। तो दक्षिण एशिया में ये जो असाधारण रूप से ऊंची लागत है, ये सीधे उन बाधाओं की तरफ इशारा करती है जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। तो फिर वो मुख्य बाधाएं हैं क्या? स्रोत किन चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बाधा तो ये है कि आर्थिक मुद्दे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे ये आपस में बहुत ज्यादा गुंथे हुए हैं। सीमा पर तनाव, राजनीतिक विवाद, ये सीधे सीधे व्यापार और आर्थिक सहयोग के रास्ते में आ जाते हैं। फिर व्यापार समझौते तो हैं जैसे साफ्टा, पर वो जमीन पर उतने प्रभावी नहीं हैं जितना होने चाहिए। मतलब समझौते कागज पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल और शायद आपसी विश्वास की कमी उन्हें लागू नहीं होने देती। बिल्कुल, विश्वास की कमी ये एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। सार्क जैसे संगठन का लक्ष्य तो यही था कि आपसी विश्वास बढ़े, तनाव कम हो, लेकिन असलियत में सदस्य देशों के बीच ही कई संघर्ष और गहरे मतभेद हैं। हाँ। फिर राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर, अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दे, आतंकवाद, ये सब समस्याएं भी क्षेत्रीय सहयोग में रुकावटें डालती हैं। और इन संघर्षों का असर हम व्यापार के आंकड़ों पर साफ देख सकते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार 2018 में करीब 2.41 अरब डॉलर था, वो 2024 में घटकर सिर्फ 1.2 अरब डॉलर रह गया, आधा लगभग। हाँ, और पाकिस्तान का भारत को निर्यात तो मतलब लगभग खत्म ही हो गया है।
2019 में जहां ये $547.5 मिलियन था, 2024 में घटकर सिर्फ $480,000 रह गया। ओहो। ये दिखाता है कि राजनीतिक तनाव का कितना सीधा और गहरा असर पड़ता है आर्थिक रिश्तों पर। दूसरे आर्थिक इंडिकेटर्स भी कुछ चिंताजनक तस्वीरें दिखाते हैं। दक्षिण एशिया का व्यापार से जीडीपी अनुपात वो भी कम हुआ है। 2022 में 47.3% से घटकर 2024 में करीब 43% हो गया है। जी, और व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। मतलब आयात ज्यादा, निर्यात कम। ये घाटा 2015 में $204 अरब था, जो 2022 में बढ़कर $339 अरब हो गया। ओहो। शायद इसी सब को देखते हुए विश्व बैंक ने भी 2025 के लिए इस क्षेत्र की विकास दर का अनुमान थोड़ा घटाकर 5.8% कर दिया है। ये सब कहीं ना कहीं आपसी व्यापार की कमी से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक बात जो बार बार सामने आती है वो है अप्रयुक्त क्षमता। मतलब पोटेंशियल बहुत है। साफ्टा जैसे समझौते होने के बाद भी असल क्षमता का सिर्फ 1/3 ही इस्तेमाल हो पा रहा है। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये अप्रयुक्त क्षमता मतलब अनटैप्ड पोटेंशियल बांग्लादेश में 93% है, मालदीव में 88%, पाकिस्तान में 86%, अफगानिस्तान में 83% और नेपाल में 76%। 93%? हाँ, ये बहुत बहुत बड़े आंकड़े हैं। और ये सिर्फ सामानों के व्यापार की बात नहीं है। सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में भी 2/3 से ज्यादा क्षमता बेकार जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि दक्षिण एशिया के पास अपार आर्थिक संभावनाएं हैं, लेकिन आपसी विश्वास की कमी, राजनीतिक संघर्ष और व्यापार की जो बहुत ज्यादा लागत है, ये सब मिलकर उसे रोक रही हैं। आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा वाकई एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे को पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ शायद अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या दक्षिण एशिया के देश अपने जो तात्कालिक द्विपक्षीय विवाद हैं उनसे थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं? क्या वो एक बड़ी, साझा और लंबी अवधि की क्षेत्रीय समृद्धि के लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं? इस विशाल अप्रयुक्त क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह की नई सोच, नई कूटनीति और सबसे जरूरी भरोसे के माहौल की जरूरत होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब पर एक क्षेत्र का भविष्य निर्भर करता है।